Hello and welcome aspirant to daily news analysis of Indian Express. Today the date is 31st August, so let's get started. Let's First page is the world. So again, after so many countries, another country to fall to military coup is Gabon. Capital Libreville. Okay. अफ्रीका और कॉन्टिनेंट जब से बना है ना तभी से इसमें ये इशू शुरू से रहा है। कई बार मिलिट्री कूप हो जाता है, कई बार आपस में ट्राइब्स की फाइट एंड कन्फ्लिक्ट चल रही है। यही रीजन है कि इतना मिनरल रिसोर्सेज होते हुए भी अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता है। सारी हर तरह की वेल्थ है उस कॉन्टिनेंट पे, बट उसके बाद भी वो सबसे अंडर डेवलप है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू। एंड अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1870s के आसपास, ओके, जब जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा बिस्मार्क। व्हाट ही डिड वाज कि उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वहां पर उन लोगों ने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, जो भी चार पांच मेजर पावर्स थी, उन्होंने मैप रख के एक स्केल से डिवाइड कर दी गई थी पूरे कॉन्टिनेंट को कि कौन सा किसके इन्फ्लुएंस में आएगा। कोई फ्रांस के अंडर में चला गया, कुछ जर्मनी के अंडर में चला गया, कुछ इंग्लैंड एंड सो ऑन। ओके, तो इसकी पूरे कन्फ्लिक्ट की जो आप कह सकते हैं रूट कॉज, वो इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के आया था। दैट आपने ना तो वहाँ की लोकल कंडीशंस को देखा, ना वहाँ आपने ट्राइब्स के जो सेटलमेंट थे, उनकी एथनिसिटी उसको देखा, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से मैप पर बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। इसे जब आप अफ्रीका का मैप पे देखते हैं तो आपको कई जगहों पे देखने को मिलता है कंट्रीज की जो बॉर्डर है बहुत स्ट्रेट टाइप की है। ठीक है, इधर आप लिबिया, तुनिशिया, सबको देखिए, इनकी बॉर्डर्स काफी स्ट्रेट टाइप की बनी हुई है। रीजन इज कि उनका डिमार्केशन ऑन पेपर ही हो गया था विदाउट लुकिंग देयर फिजिकल फीचर्स। रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज कुछ नहीं देखा गया, सिर्फ मेजर पावर्स ने अपने आप में डिवाइड कर लिया था। ओके, तो कई बार हुआ कि एक पर्टिकुलर कंट्री में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह गए और सेम एथनिसिटी के लोग अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गए। ओके, तो वही वही सबसे इनकी जो कन्फ्लिक्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, कि इनका डेमोक्रेसी के साथ कोई ज्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। अगर आप इनके फ्रीडम मूवमेंट में भी जाएंगे, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, हमने नॉन वायलेंट तरीके से अपनी फ्रीडम ली, ठीक है, लेकिन ओवर द ईयर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस या उससे पहले भी जो और बॉडीज बनी थी, पूना सार्वजनिक सभा और कई तरह की बॉडीज, मैड्रास महाजन सभा, तो हुआ क्या था कि सबसे पहला हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियंस। धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, एक पर्टिकुलर क्लास में आती गई। पहले जो एजुकेटेड थे, अधिकतर हम देखते हैं अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लॉयर्स ही सबसे ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, तो एजुकेटेड क्लासेस पहले पॉलिटिसाइज हुई। फिर जब गांधी जी की एंट्री हुई तब उन्होंने एम्फेसाइज किया दैट वी नीड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मासेस। ऑलराइट, क्योंकि यही गांधी जी का सबसे बड़ा रोल था कि उन्होंने मासेस को फ्रीडम मूवमेंट से ही नहीं जोड़ा, बल्कि उनको समझाया असल में कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ऑलराइट, इसीलिए इंडिया में हमें ना तो कभी इस तरह की कोई मिलिट्री कूप देखने को मिले, ना ही कोई अथॉरिटेरियन रिजीम देखने को मिली है। ओके, एक बार आप वो छोड़ दें, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, या आज जो गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन वे में काम कर रही है, तो इंडिया के लोगों में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है कि वो हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं इस मामले में कि आप अथॉरिटेरियनिज्म ज्यादा नहीं कर सकते। इमरजेंसी भी जब डिक्लेयर हुई थी, सभी ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया था, उसके बाद भी जनता का जो विद्रोह था वो थमा नहीं था। ओके, और इसीलिए इमरजेंसी हटानी पड़ी अल्टीमेटली आपको कुछ टाइम बाद। सो यहाँ की जो पब्लिक है अफ्रीका की, वो ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो इसलिए इनके यहाँ पर इस तरह के कूप्स देखने को मिलते हैं अधिकतर। और दूसरा एक और रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी एक बार पावर में आ गया ना, वो हटता नहीं है, 50-50 साल तक रहते हैं। जिम्बाब्वे में एक रूलर थे, आई थिंक मुगाबे। ओके, ही वॉज देयर प्रेसिडेंट टिल एज ऑफ 97 ईयर्स। उसके बाद मिलिट्री ने अल्टीमेटली उसे हटाया। वैसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है। गैबॉन में जो प्रेसिडेंट है, उन्हीं की फैमिली पिछले 50 ईयर्स के अराउंड रूल किए जा रही है। इवन पब्लिक भी उनको पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, तो इवन पब्लिक सेलिब्रेट कर रही है कि मिलिट्री ने ये जो किया है बहुत अच्छा किया है। अरे, तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों अफ्रीका में बार बार ये कूप देखने को मिलते हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम देखने को मिलती हैं। तो इंडिया वॉज रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत अच्छे लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम।
चलिए तो गैबॉन का इशू जान लेते हैं। म्यूटिनस सोल्जर्स सीज पावर इन गैबॉन एंड पुट प्रेसिडेंट अंडर हाउस अरेस्ट। ये एक ऑयल रिच कंट्री है, 55 ईयर्स से रूल कर रही है एक पर्टिकुलर फैमिली यहाँ पर। ओके, पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट द कूप अटेम्प्ट अगेंस्ट अ डायनेस्टी एक्यूज्ड ऑफ गेटिंग रिच ऑन रिसोर्स वेल्थ। इससे पहले और कहाँ-कहाँ पर हुए तो 2020 में माली में भी हुआ था, देन 21 में चर्ड, देन गिनी, बुर्किना फासो और नाइजर अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा है। इसके अलावा यहाँ पे सूडान की भी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक सिविल वॉर चली जा रही है दो ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, हमने सोमाली के बारे में देखा था परसों। सोमाली, उसका ही एक पार्ट को सोमाली लैंड ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि हम एक अलग कंट्री हैं। ठीक है, तो इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से ही इनके यहाँ पे पावर्टी और हर तरह की प्रॉब्लम्स का रूट कॉज बनी हुई है। और पूरे का रूट कॉज है हिस्टोरिकल, कि उनका जो मैप ड्रॉ ही इस तरीके से हुआ है। Now, President has been arrested for high betrayal of state institutions, massive embezzlement of public funds and international financial embezzlement. तो यहाँ पर फ्रांस ने कहा है कि अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि इनके इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टाइज है गैबॉन। अच्छा, ये अफ्रीका में जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, इनमें फ्रांस ही क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव है? क्योंकि आप देखिए मेडिटेरियन सी शेयर करते हैं दोनों, और ऊपर सबसे बड़ी पावर फ्रांस ही था उस टाइम। ओके, तो फ्रांस का कंट्रोल सबसे ज्यादा रहा है नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में। चलिए, यूएस इंक्स न्यू पैक्ट विद पलाऊ। अब ये पलाऊ पहले मुझे आपको मैप पे दिखाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त आपको मैप स्किप करवा दूं और बाद में आपका टाइम वेस्ट हो कि अलग से वीडियो देखिए मैप का, वो सब बकवास काम है। ठीक है, तो हम साथ साथ ही देखते चलेंगे। लुक एट दिस लोकेशन। ओके, कैन यू सी दिस फिलीपींस? ओके, फिलीपींस के थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है पलाऊ। ऑलराइट, उसके आसपास कौन है? नीचे इंडोनेशिया भी है, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ओके, नाउरू एंड मार्शल आइलैंड। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, फिलीपींस हो या मार्शल आइलैंड हो, यूएसए का यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये पलाऊ में ऐसा क्या है कि इसने देखिए, आपको पता है कि यूएन क्लॉज में सभी कंट्रीज के पास अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक जोन होता है इनका। ओके, ईजेड। ओके, तो लेकिन चाइना का जो 9 डैश लाइन है वो मानता है कि इधर का पूरा साउथ चाइना सी उसी का है। तो ना तो वो फिलीपींस के कंसर्न को एड्रेस करता है, ना इंडोनेशिया के, ना मलेशिया के। उसको लगता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसी का है। और यहाँ पे आप ताइवान देख ही सकते हैं। तो इसी को देखते हुए चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ रहा है, तो पलाऊ ने कहा है कि हम यूएस को पूरी अथॉरिटी देना चाहते हैं कि आपकी नेवी या आपकी कोस्ट गार्ड यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सके हमारी, और चाइना के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेने की जरूरत है वो ले सके। ठीक है, तो ये रहा 9 डैश लाइन। ये देखिए, ये दिस वन। अब अगर आप ईजेड देखेंगे ना, तो वो वियतनाम का भी लाई करता है इधर। ओके, यहाँ पे ये ग्रीन में आप जो मलेशिया देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रुनई आइलैंड है पूरा, तो उसमें 3 कंट्रीज का पार्ट है। ब्रुनई खुद सेल्फ, ये जो छोटा सा देख रहे हैं ब्राउन कलर में, ठीक है, उसके बाद ग्रीन मलेशिया के अंडर में आता है, और जो बाकी का हिस्सा बच गया है आइलैंड का वो आता है इंडोनेशिया के अंडर में। ऑलराइट, तो इन सभी कंट्रीज के ईजेड यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। फिलीपींस का भी करता है, और फिलीपींस का आपको पता होगा यूएस का अच्छा खासा मिलिट्री कॉपरेशन है फिलीपींस के साथ। ठीक है, उसके बाद तो ताइवान है ही अलग। ठीक है, तो समझाना ये है कि ईजेड इन कंट्रीज का भी यहाँ पर लागू होता है एज पर यूएन क्लॉज, बट चाइना इन इंटरनेशनल लॉज को हमेशा डिफाई करता रहता है। ओके, और यहाँ पर कुछ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे पैरासिल आइलैंड, स्प्रैटले आइलैंड एंड स्कैबरोक आइलैंड। ओके, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है, दैट इज बैटनीज आइलैंड, दिस वन। ये, तो इसकी भी लोकेशन देखते हैं। देखिए, ताइवान को देखिए यहाँ पे, और फिर ये देखिए बैटनीज आर्किपेलागो, हार्डली 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नाउ जस्ट सी कि अगर यूएसए इसके साथ कॉपरेट करता है, ठीक है, यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बनाता है, तो जो चाइना यहाँ से हमेशा ताइवान को डराता रहता है, तो ये यूएस के लिए बहुत अच्छा बेस होगा इन केस अगर कभी चाइना ज्यादा एग्रेसिव होता है ताइवान के अगेंस्ट तो। ठीक है, तो इस तरह के कॉपरेशन ये लोग करते रहते हैं, और फिर चाइना की धड़कनें बढ़ती रहती हैं इससे। ठीक है, तो आपको बैटनिस आर्किपेलागो की लोकेशन याद रहेगी, ये फिलीपींस से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 9 डैश लाइन आप समझ गए, पैरासिल आइलैंड, स्प्रैटले आइलैंड, स्कैबरोक आइलैंड। ओके, नेक्स्ट हमने देख लिया पलाऊ आइलैंड। ठीक है, ये फिलीपींस के थोड़ा सा राइट साइड पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर ये फिलीपींस, तो यहाँ कहीं है पलाऊ आइलैंड। ठीक है, ये लोकेशन अगर आपको समझ में आई है, तो अब हम आ जाते हैं वापस से आर्टिकल पे।
ठीक। United States has signed a new agreement with Palau, which gives American ships the authorization to unilaterally enforce maritime regulation in the tiny Pacific island nation's exclusive economic zone. Okay, US and China seeking to expand their influence in Pacific. Now, जो पलाऊ है उसने खुद वहां के प्रेसिडेंट ने खुद रिक्वेस्ट किया था यूएसए को टू डिटर बीजिंग्स अनवांटेड एक्टिविटीज इनटू इट्स कोस्टल वाटर। अब यूएस कोस्ट गार्ड की अगर प्रेजेंस होगी पलाऊ में तो वैसे बात है चाइनीज नेवी उतना एग्रेसिव नहीं हो सकती यहाँ। यूएस कोस्ट गार्ड ships can enforce regulation inside Palau exclusive economic zone on behalf of the nation without a Palauian officer present. Tension has been growing in Asia-Pacific region as China presses its maritime claims and the US and its allies push back. इसके अलावा इसी टाइम पर टू फिलीपींस ports with US Navy surveillance aircraft overhead breached a China coast blockade in South China Sea to deliver supplies to Filipino forces guarding a contested shoal. अब देखिए आप यूएस की जब सर्विलेंस एयरक्राफ्ट साथ चल रहा था तो फिलीपींस की बोट में भी उतनी हिम्मत थी कि उन्होंने चाइना का जो कोस्ट ब्लॉकेट एनफोर्स किया था चाइना ने उसको ब्रीच कर गए थे वो भी। ओके, तो यूएस भी यहाँ पे प्रेजेंस इन छोटी कंट्रीज के लिए एक मोटिवेटेड फैक्टर होती है कि आपको चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और यहाँ पर है बैटनीज आइलैंड और इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है कि ताइवान के कितना करीब है। तो यूएस मिलिट्री इज इन टॉक्स टू डेवलप ए सिविलियन पोर्ट इन द रिमोट फिलीपींस। It would boost American access to strategically located island facing Taiwan. US military involvement in proposed port in Batanes Island, which is just 200 किलोमीटर from Taiwan. Okay, तो बनाना तो सिविलियन पोर्ट ही है बट अल्टीमेटली वो सारी फैसिलिटीज होंगी कि जरूरत पड़ने पर यहाँ पर मिलिट्री बेस की तरह यूज किया जा सके। ओके, अब कल हमने देखा था कि चाइना के यूएसए के साथ रिलेशन ऑलमोस्ट सबसे लो टाइम पर चल रहा है। ओके, सेम इज द केस विथ यूके। तो इनके आपस में क्या इश्यू है? सबसे बड़ा तो है कि चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, ऐसा यूके का कहना है। ठीक है, स्पेशली जिनजियांग रीजन में जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। There was downturn in the relation over a series of issues including Beijing's curbing of civil liberties in Hong Kong। और आपको पता होगा हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी थी जो उन्होंने 98-99 में चाइना के हैंडओवर कर दी थी, बट एक शर्त पर कि यहाँ पर आप डेमोक्रेसी चलने दोगे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर चाइना अपनी ग्रिप मजबूत करता जा रहा है। Hong Kong, former British colony, abuse against Muslim minorities in Xinjiang region, China support for Russia and Britain's close security ties with US। चाइना को ये प्रॉब्लम है कि आपके यूएस के साथ ज्यादा क्लोज सिक्योरिटी टाइज है। जस्ट अ सेकंड गाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक सर्वे कहता है कि जापान में ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ टुडेज 18 ईयर ओल्ड में नॉट हैव किड्स। तो ऐसा नहीं कि किड्स हो नहीं सकते, बात ये है कि उनमें एपेटाइट ही नहीं रह गई है, ना शादी करने की ना ही बच्चे करने की। ओके, तो जापान में पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिविंडल हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे अगर आप 3 से 4 बच्चे करते हैं। ओके, तो ये ऐसे कुछ काम का नहीं है इसमें, बट 2-4 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कई बार देश में बढ़ती हुई महंगाई डेटर भी करती है लोगों को कि आप एक ही बच्चे कीजिए और उसी की एजुकेशन और ब्रॉटअप में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। तो ये जापान में एक रीजन है। ओके, सेकंड इज कि लेट मैरिज। तो हम लोग के यहाँ तो जब हम लोग पॉपुलेशन के लिए इसके अगेंस्ट मेजर लेने की बात करते हैं तो उसमें ये पॉइंट हम भी लिखते हैं और आपको भी लिखना चाहिए कि लेट मैरिज करने से हमारी पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी। क्योंकि देखिए कोई 30+35 में शादी करता है तो ऑब्वियसली बात है वो एक बच्चा करेगा, 2 करेगा। ठीक है, और जब कोई बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं लाइक जैसे 18-19 में, देर इज एवरी चांस कि 3 से 4 बच्चे होने के। ठीक है, तो ये एक मेजर है जो हमें लेना चाहिए कि लेट मैरिज प्रमोट करें हम अपने यहाँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब ऐसे तो नहीं कह सकते आप कि जानबूझकर एजुकेशन महंगा कर दो, हेल्थ सर्विस महंगी कर दो तो लोग बच्चे नहीं करेंगे, ऐसा ये पॉइंट लिखना ठीक नहीं रहेगा। बट ये जापान के केस में है, साउथ कोरिया के केस में भी ट्रू है। नेक्स्ट इज दी एपेटाइट। एपेटाइट फॉर पेरेंटिंग ये बहुत लो है आजकल एंड दिस इज ऑल्सो द केस विथ बेंगलुरु। ओके, वहां भी ऐसा ही है कि लोग बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अब। एवरीवन लव देयर फ्रीडम, एवरीवन लव टू एंजॉय देयर लाइफ। ओके,
तो ये एक लेट मैरिज एक रीजन है, एक आप कह सकते हो कि एक सजेशन है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएलआई स्कीम की। तो यहाँ पे 38 आईटी फर्म्स ने अप्लाई किया। आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेप लिया था कि हम लोग इंपोर्ट बैन करेंगे लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह का, फिर उसको डेफर कर दिया गया अक्टूबर तक, कि अक्टूबर तक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब कंपनीज पीएलआई स्कीम का यूज करके यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाना चाहती है अक्टूबर के पहले। बट द रियलिटी चेक इज कि ये मत देखिए कि 38 आईटी फर्म्स ने अप्लाई किया, बड़ी बड़ी फर्म्स एचपी, डेल। द थिंग इज कि पीएलआई स्कीम के अंडर में भी अभी तक क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट से 4000 करोड़ ही आया है पिछले 6 साल में, जब से ये स्कीम चल रही है। क्योंकि तो ऐसा कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया है अभी तक इंडिया ने इसमें। 38 companies submitted applications to manufacture laptops, personal computers, and servers under Center's production link incentives. Center imposed then postponed the licensing requirement on import of laptops and personal computer. अभी postpone कर दिया गया अक्टूबर तक। Reality check अगर देखें तो the incremental investment over 6 years is estimated to be modest 4000 करोड़। okay? काफी कम है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो एमएसपी बढ़ाई गई है, तो उसमें जो कमेटी थी वो तो ये कहती है कि ये देखिए इससे एमएसपी बढ़ाने से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि एमएसपी हाइक भी जो आपने किया ना वो बहुत कम है, इट इज वेरी लो, ठीक है। तो क्यों? तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो हर स्टेट में जो ग्रोइंग कंडीशन होती है क्रॉप की वो डिफर करती है, राइट, वो सेम नहीं होती है। तो आप कह सकते हो कि पंजाब में क्रॉप ग्रो करने में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा वो सेम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। राजस्थान में ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है, उसी तरह पंजाब में भी। तो हर स्टेट की इश्यूज अलग अलग हैं, तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट होगी एग्रीकल्चर में वो भी डिफरेंट होगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो रेनफॉल पैटर्न देखिए आप वहाँ का, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, वहाँ वैसे ही पानी कम है, तो उसमें एग्रीकल्चर में एक तो जो प्रोडक्शन होगा यील्ड वो ऑलरेडी वैसे ही लो होती है, और अगर आप उस यील्ड पे इतनी कम एमएसपी दोगे तो वो आप कह सकते हो कि उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल ही नहीं रह जाती, उसमें फिर कोई प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता वो, ठीक है। कुछ स्टेट में पावर फ्री है जैसे पंजाब में, और कुछ स्टेट में नहीं है, और कहीं पे चार्जेस भी थोड़े हाई हैं। तो ये पावर की वजह से भी जो चार्जेस वेरी करते हैं, तो इनपुट कॉस्ट सब अलग अलग होगी सबकी, ठीक है। कहीं की सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, कहीं की नहीं, तो कहीं पे यील्ड बहुत अच्छी होगी, कहीं पे कम होगी, राइट। उसी तरीके से किसी स्टेट में इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी हुई है, लेकिन कहीं पे इरिगेशन नहीं है, तो वहां पे लोगों को खुद इन्वेस्ट करके ट्यूबवेल लगवाना पड़ते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कहीं पे लेबर चार्जेस, जो लेबर है वो कहीं पे चीप है, कहीं पे एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अगेन इनपुट कॉस्ट पे फर्क आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म एमएसपी डिसाइड करना पूरे इंडिया के लिए शायद सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे हर स्टेट ने अपनी अपनी अलग वे में बातें कही हैं। तो बेस्ट वे विल बी कि हमें पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, राइट। यानी कि वहाँ की सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन क्या होता है कि जब आप एमएसपी सेट करते हो, वो भी एक यूनिफॉर्म एमएसपी, सपोज राइस के लिए, पैडी के लिए, ठीक है। तो राइस ऐसा क्रॉप नहीं था जिसे पंजाब हरियाणा में ग्रो किया जाए ज्यादा, ठीक है। वहां की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सुटेबल नहीं थी। ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा, दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। लेकिन क्योंकि राइस पे एमएसपी हाई दी गई हमेशा से, तो जहां पर राइस नहीं ग्रो करना था, जहां पर शुगर केन नहीं ग्रो करना था, क्योंकि दीज आर वाटर गजलिंग क्रॉप्स, वहां पर भी ग्रो किए गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? वाटर लेवल का डिप्लीशन हुआ, राइट। और ज्यादा फर्टिलाइजर आपने यूज करना शुरू किया, तो ग्राउंड वाटर में लीचिंग और ज्यादा शुरू हो गई। इस तरह की प्रॉब्लम्स, आप कह सकते हो कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो गई। और यही एक साइड इफेक्ट माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। कि इसने प्रोडक्शन तो बढ़ाया बट इकोलॉजिकली डैमेज बहुत किया, सॉइल को, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज एंड सो ऑन। तो जरूरत है कि एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से रीजन वाइज अगर एमएसपी सेट की जाए, जैसे जो ड्राई लैंड एरियाज हैं जैसे बुंदेलखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे अगर मिलेट्स के लिए ही ज्यादा एमएसपी दी जाए तो वहां के लोग मिलेट्स ही ग्रो करेंगे। अल्टीमेटली मिलेट्स को ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो उनकी इनपुट कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, ऑलराइट। एंड ये दीज मिलेट्स आर टॉलरेंट टू हीट ऑल्सो, मतलब जो भी एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं उनको टॉलरेट कर लेते हैं ये लोग, तो ज्यादा क्रॉप फेलियर के चांसेस भी नहीं बनेंगे।
ठीक है, तो मतलब आप वो क्रॉप उगाइए जो कम इनपुट में आपको ज्यादा यील्ड दे सके। ऑलराइट, तो ये एक सजेशन बनता है कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से अगर एमएसपी दी जाए अलग अलग, ठीक है, जहां पर राइस अच्छा हो सकता है वहां राइस पे अच्छी एमएसपी दीजिए ताकि उसी को इंसेंटिवाइज हो, और जहां पे राइस नहीं होना चाहिए, जहां पे शुगर केन नहीं होना चाहिए, वहां पे उस पे वो एमएसपी कम दीजिए ताकि लोग उस क्रॉप की तरफ जाएं जहां पर कि जो आपकी क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा सुटेबल है। इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ऑलराइट, सिर्फ वीट और राइस पे ज्यादा एमएसपी देने से पूरा इंडिया वीट एंड राइस ग्रो करना शुरू कर दे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। ऑलराइट, ये पूरा आर्टिकल इसी बात पर बेस्ड है। राइट, और ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीएसीपी रेकमेंड करता है बट अल्टीमेटली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करती है क्या एमएसपी देनी है। और ये सब डिसाइड किस बेसिस पे होता है, मैंने आपको बताया था, A2+ KL एंड C2, ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ये कह रहे हैं कि देखिए एमएसपी जो सेंटर ने सेट की है, सपोज पैडी की 2183, पर छत्तीसगढ़ कहता है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए 2800, केरल कहता है इतनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सब अलग अलग उसके लिए है। और ये सारे क्रॉप्स के आप नाम याद रखें बिकॉज दीज आर खरीफ क्रॉप्स। अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बट 2011 के आसपास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, खरीफ क्रॉप कौन से हैं, राबी क्रॉप्स कौन से हैं। ओके, लुक एट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस सीसम। राजस्थान का कहना है कि इसको ग्रो करने में हमारे पास इतना खर्चा आता है कि आपको इसकी एमएसपी 13,000 प्लस रखनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट दे रही है 8,600। ओके, ये इतना वेरिएशन होता है। तो बेटर है कि हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से एमएसपी डिसाइड करें। यहाँ पर टेलीकॉम में मिनिस्टर कह रहे हैं दैट फाइनेंस सेक्रेटरी रेफ्यूजिंग टू फॉलो ऑर्डर्स। तो अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करेगी स्टेट में या ये अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी। राइट, अगर अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी जिसको जिसका काम है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में रह के काम करना, अगर वो उनके साथ कॉपरेट नहीं करेगी तो फिर गवर्नेंस फेलियर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा गवर्नेंस ही अफेक्ट होगा ना। Like what she said. She had accused officers of refusing to follow its orders yet again, calling it an open rebellion. तो ये ठीक नहीं है। तो ये जो दिल्ली बिल आया है उसने यही प्रॉब्लम क्रिएट की है। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, द दिल्ली कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट। इस 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, जिसे हम एग्जैक्टली अपनी कैपिटल कहते हैं। तो अगर आपको रखना भी है ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो आप इस न्यू दिल्ली इस डिस्ट्रिक्ट को रख लीजिए पर्टिकुलर। बट पूरे दिल्ली को अगर आप सफर कर रहे हैं इन दोनों की फैक्शनलिज्म की वजह से, तो वो सही नहीं है। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स जो प्राइम मिनिस्टर ने रिपीट किया था, तो ये आपके आंसर्स में दिखने चाहिए इस तरह के, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इस तरह के वर्ड्स आपको जरूरी होते हैं आपके आंसर में। फिर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स उत्तराखंड लेके आया है, ठीक है, और अल्टीमेटली इंडिया लेवल पे लॉन्च की गई थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर्स में जब आप बात करते हैं कि हमें अपनी लोकल प्रोडक्शन है, जो लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इनको प्रमोट करना है, तो उसमें ये सब आप लिख सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, तो इसको लेकर मैंने आपको एक बताया था कि एक क्यूआर कोड, ठीक है, यहाँ ये केदारनाथ में जो इम्प्लीमेंट किया गया था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर कि आप जब पानी की बोतल खरीदते हैं तो आपसे 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जाते थे। ठीक है, क्यूआर की कोड स्कैन करके खरीदेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जब आप वापस से वो बोतल खाली होने के बाद सबमिट करेंगे कहीं पे, तो आप क्यूआर कोड ही वापस स्कैन कीजिए, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए थे ये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लोग प्लास्टिक बॉटल्स यूज करके इधर उधर ना फेंकें। ठीक है, तो ये इस तरह की ये यूनिक आइडियाज आप अपने उसमें लिख सकते हैं आंसर्स में, एंड दे विल गिव ए वंडरफुल इंप्रेशन। बिकॉज एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट यू आर नॉट just expected to understand the problems, but you are also expected to provide some unique solutions to them. ऑलराइट, और ये सब इसी तरीके से आता है आपके दिमाग में, इसलिए न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है आज। यहाँ पे चाइना ने मैप में अक्साई चिन को और अरुणाचल को अ, अपना पार्ट दिखा दिया था। तो वही खुद चाइना खुद ही कह रहा है कि देखिए ओवर इंटरप्रेट मत कीजिए, इट इज ए रूटीन प्रैक्टिस। ठीक है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इससे कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं। ठीक है, आप मैप में कुछ भी दिखाते रहिए, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट इज मिजोरम में भी इलेक्शन है, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम। ओके, तो मिजोरम में सबसे बड़ा इशू क्या है, ड्रग स्मगलिंग का, म्यांमार साइड से। नाउ लेट मी शो समथिंग।
ये मैंने आपको अपनी संडे फिल्म्स एक्स्ट्रा सीरीज में भी दिखाया था अबाउट दिस गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज आवर इंडिया। ठीक है, ये सिचुएटेड है बिटवीन दिस गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। ये गोल्डन ट्राइंगल में हमारे आ जाते हैं म्यांमार यानी कि बर्मा, लाओस एंड थाईलैंड। उसी तरीके से गोल्डन क्रिसेंट है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये दोनों फेमस हैं अपने नोटोरियस ड्रग ड्रग के लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ से इंडिया में ड्रग सप्लाई बहुत बढ़ता है। इधर हमारी, क्योंकि म्यांमार के साथ आपको पता है 16 किलोमीटर तक की ओपन बॉर्डर है, तो यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है और इधर पाकिस्तान साइड से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये दोनों याद रखिए, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। बस यही बताना था इसमें, आर्टिकल काम का नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रग्स और ये सब हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट तो बनती है ना, तो आप उसको सिक्योरिटी में भी लिख सकते हो और वैसे भी। चलिए, महाराष्ट्र। अब आपको पता है कि अगस्त ऑलमोस्ट ड्राई गया है, तो महाराष्ट्र रिकॉर्डेड जस्ट 40% ऑफ नॉर्मल रेन इन अगस्त, ट्रिगरिंग कंसर्न्स अबाउट इम्पेंडिंग ड्रॉट विद 11 डिस्ट्रिक्ट। एंड इसमें अलग अलग रीजन हैं, जैसे विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आपने नहीं देखा है तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लुक एट दिस रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज विदर्भ। ठीक है, एंड यहाँ से सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि हमें सेपरेट स्टेट बनाइए, क्योंकि हुआ क्या है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ ना वो इधर वेस्टर्न साइड पे हुआ है, ये वाला रीजन, ये कोंकण से लेके तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र तक का रीजन, इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ। बट अल्टीमेटली विदर्भ कहीं ना कहीं लैग कर गया, और जब जब अनइक्वल डेवलपमेंट होगा तब तब अलग अलग स्टेट की डिमांड होगी। तेलंगाना है और आंध्रा का जो इशू था वो भी यही था कि आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हैदराबाद में ही होके रह जा रहा है। ठीक है, या कोस्टल एरियाज में। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड रीजन को अंडर डेवलप रह गया है। यूपी में देखिए तो वेस्टर्न यूपी वेल ऑफ है, बट ईस्टर्न यूपी साइड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सेम विथ राजस्थान। तो जो वेस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट का मरु प्रदेश है जिसकी डिमांड की जाती है, वो बैकवर्ड रखा गया है और बाकी का इन्वेस्टमेंट इधर ही रह गया है, जयपुर साइड। ठीक है, सेम इज केस विथ सौराष्ट्र एंड सो ऑन। तो इसलिए कई बार आपको मेंस में इस तरह क्वेश्चन मिलता है, क्या जरूरत है अब कि हम सेकंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाएं। ठीक है, तो क्योंकि आप जब भी अनइक्वल डेवलपमेंट रखोगे तब इस तरह की डिमांड्स होंगी। फिलहाल मुझे आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना है, ये है विदर्भ और दिस इज मराठवाड़ा एंड दिस इज खानदेश। ठीक है, और ये कोंकण है। तो ये लोकेशन याद रखिएगा प्लीज, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश। अभी ये थोड़े बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं। चलिए, मिशन L1। इसके लिए पहले मैं आपको ना मैप में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में दिखा नहीं पाया था, लेकिन मैंने आपको कहा था हम अगली बार बात करेंगे। ये लीजिए, सी, ये जो सेंटर में है दिस इज कोर, उसके बाहर का जोन कहला जाता है रेडिएटिव जोन, एंड देन उससे भी आउटर का कन्वेक्टिव जोन। ओके, उसके बाद ये जो आप पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर 6000 तक होता है। इसके ऊपर ये जो येलोइश है दैट इज क्रोमोस्फियर, इसका टेम्परेचर 4000 टू 10000 डिग्री होता है। प्रॉब्लम इज कि ये जो कोरोना है, ये वाला रीजन, इसका टेम्परेचर मिलियंस में जाता है। और यही ऑब्जर्व करना है आदित्य एल1 को, क्योंकि उसके बाद जब हम यहाँ पे सरफेस रीजन की बात करते हैं ना, तो सरफेस रीजन पे उतना हाई टेम्परेचर नहीं है, कुछ थाउजेंड्स में ही है। लेकिन कोरोना में मिलियंस में जाता है, और कोरोना के अंदर अंदर अगर हम आ जाएं क्रोमोस्फेयर, तो यहाँ भी वापस 10,000 आ जाता है। तो ना तो यहाँ पे उतना टेम्परेचर है, ना सरफेस लेवल पे उतना हाई टेम्परेचर, तो सिर्फ ये बीच में कोरोना पे ही क्यों है। ठीक है, यही आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्व करना चाहता है। ठीक है, तो लैग्रांज पॉइंट 1, 4 ये सब तो मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसमें दोबारा नहीं जाएंगे हम। ठीक है, और रिमोटली ऑब्जर्व करेगा, इन सिटू ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम लैग्रांज पॉइंट 1, जिसका डिस्टेंस क्या है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, इट इज फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन स्पेस मिशन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सन, द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी। और इसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज किया जाएगा PSLV। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता चुका था, PSLV, GSLV एंड सो ऑन। 7 पेलोड्स कैरी करेगा। इट विल ऑब्जर्व फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, द कोरोना, इन डिफरेंट वेव बैंड्स. It can provide observations on the corona, on the solar chromosphere, on charged particles and magnetic field reaching the halo orbit around L1. ठीक है,
इसको इस आदित्य वन मिशन के रिगार्डिंग एक छोटी सी कंसाइज पोस्ट भी डाली थी मैंने चैनल पे। अगर आपको सिर्फ उतने ही पॉइंट जानने हैं तो आप उस पोस्ट को बस रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ एमपी के स्कूल में एक हुआ था कि यहाँ पे हिंदू लड़कियों को फोर्स किया गया जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए। इनफैक्ट जब टॉपर्स जो होते हैं बच्चे, उनकी भी जो फोटो लगाई गई स्कूल के बाहर गेट पर, तो हिंदू बच्चियों को भी हिजाब के साथ फोटो लगाई गई, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। तो यहाँ पर जो भी ये थे प्रिंसिपल, टीचर एंड गार्ड, इनको बेल मिली इसमें। गर्ल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू वियर हिजाब बाय स्कूल अथॉरिटीज। तो यहाँ पे सिर्फ बताना ये है आपको कि जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरफ से, किसी भी साइड, किसी भी कम्युनिटी की तरफ से इस तरह का कुछ होता है तो इक्वली उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, कोई अपीसमेंट नहीं होगी, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलत है वो गलत है, राइट। क्योंकि उसमें कोर्ट ने भी, यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपके रिलीजन के रूल माने वो। ठीक है, अगर वो आपके रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है तो। ऑलराइट, तो फिर इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हैं, फिर दूसरी साइड से रिएक्शन आता है और अल्टीमेटली फिर सिचुएशन बिगड़ती है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट होता है एक, ठीक है, नेशनल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी। तो यहाँ पर जब कोई चीज अगर इसके अंडर में डाल दी जाए, ठीक है, तो उसकी ना तो आप होर्डिंग वगैरह कर सकते हो, ना आप उसके अगर आप उसमें वर्क कर रहे हो तो आप स्ट्राइक्स पे जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पंजाब में कि यहाँ पर ये जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के स्टाफ हैं, इन्होंने कहा है कि हम पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे। पेन डाउन मतलब बस अपना पेन रख दिया, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफिस आएंगे रोज, बट ये पेन रख देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये स्ट्राइक का एक टाइप होता है। पटवारी एंड कनुंगोस ने यहाँ पे मोस्टली थ्रेटन किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, इन्होंने भी स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं, पहली बात तो हम यूज इंप्लीमेंट कर रहे हैं ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसेज एक्ट। ओके, अब अगर आप स्ट्राइक पर जाते हैं तो हम आपको तुरंत सस्पेंड करेंगे, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके, और ये बात सही भी है क्योंकि अभी स्टेट में लगभग हर जिला जो पंजाब का है वो फ्लड से अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे टाइम पे अगर आप स्ट्राइक का थ्रेट देते हो तो इनडायरेक्टली आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो स्टेट को, ओके, वहां के लोगों को। तो ये गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक भी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले हैं वहां पर एक इंडियन ओरिजिन पर्सन रामा स्वामी, ये सब हमारे काम की न्यूज़ नहीं है। एलपीजी सिलेंडर में कट किया गया है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस गवर्नमेंट इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शंस जो आ रहे हैं। ठीक है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सन के बारे में, आदित्य मिशन के बारे में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, बार बार उसमें टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, अगेन आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये भी डायनेस्टीज की बात कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ अगर आपको कुछ बातें याद रखनी तो आप राज्यसभा के रिगार्डिंग रख लीजिए, क्योंकि जो राज्यसभा है वो अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है कि इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दी, आप यू कैन से क्लब ऑफ रिच। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हरभजन सिंह नॉमिनेट हुए वहां से, पंजाब से आम आदमी पार्टी के थ्रू। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ओनर नॉमिनेट हुए, बट अल्टीमेटली इनका पॉलिटिक्स में भी रोल था क्या? इन्होंने ऐसा क्या किया ग्राउंड लेवल पर? ठीक है, कुछ नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दीजिए एंड सीट ले लीजिए राज्यसभा में। दूसरा, डायनेस्टिक लोगों का क्लब बन गया है। ठीक है, जो अपनी फैमिली के बच्चों को लाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इवन नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, अखिलेश यादव, ठीक है, ये इलेक्शन नहीं लड़े हैं। ये लोग चीफ मिनिस्टर भी अगर बने हैं तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से बने हैं, जो कि एक नॉमिनेटेड हाउस है। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसे लोग जो लोकसभा इलेक्शन लड़ नहीं सकते या लोकसभा में हार जाते हैं, डिफीटेड, वो राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, इससे यहाँ की जो डिबेट डिस्कशन पे इसका असर पड़ता है। लाइक अगर आप सचिन तेंदुलकर एंड रेखा की बात करें तो इनका अटेंडेंस इतना पुअर था कि लोगों ने सीरियसली क्वेश्चन किया कि आप कर क्या रहे हो, आप लोग सैलरी लेते हो, आप लोग पेंशन लेते हो, आप सब कुछ लेते हो, बट आपकी तो अटेंडेंस लग रही है, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिबेट एंड डिस्कशन एट ऑल। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का ये जो इलेक्शन और नॉमिनेशन प्रोसेस है, इसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है कि वो एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव लगे तो वो हाउस, ओके, नॉट रिप्रेजेंटेटिव एट ऑल। लाइक फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु, ओके, ही इज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम मध्य प्रदेश, right? So ultimately, does it make any sense? Okay, he doesn't understand the culture of Madhya Pradesh. He doesn't know about what is the ground reality of Madhya Pradesh people, where to invest that MP-led fund. But this is all just politics because BJP is not having any seat in Assembly of Tamil Nadu.
So it cannot nominate any Tamil person from Tamil Nadu. So ultimately, they pick a person from Tamil Nadu and nominated him from Madhya Pradesh. Ultimately, initially there was a limit that a Rajya Sabha member should come from a state in which he is a voter. ओके, आप जिस स्टेट में वोटर हो वहीं से आप नॉमिनेट हो सकते हो, बट 2003 में ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट दिस कंडीशन हैज बीन रिमूव। एंड इसका सबसे बड़ा लॉस हुआ कि आप जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ओके, माइनिंग माफियास यू कैन से, ये झारखंड से नॉमिनेट हो जाते थे, राइट, दे आर स्टेइंग इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, वहीं उनका सारा काम है, बट राज्यसभा सीट कहाँ से लेते थे? झारखंड से। ओके, मैंने आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, झारखंड का दिया। तो अल्टीमेटली राज्यसभा मतलब वो नहीं रह गया, जिस पर्पज से राज्यसभा बनाया था वो नहीं रह गया, वो पूरी तरीके से। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी। यहाँ पे कल हमने देखा था कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे 13 लाख करोड़ तक पहुंचा है, राइट। तो गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या होते हैं, आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो आपको रिटर्न देता है कल को, और उसके अलावा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है, तो वो पूरे रीजन में डेवलपमेंट आती है, राइट। उसके बाद हमारे सर्विस सेक्टर में पिकअप हुआ है फेवरेबल बेस। फेवरेबल बेस का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर जब जीडीपी ग्रोथ कम थी, तो अब इस वक्त अगर वो थोड़ी भी ज्यादा होगी ना, तो उस बेस के हिसाब से वो बड़ी ही लगेगी। ओके, तो ये अप्रैल जून क्वार्टर का डेटा निकल के आया, जिसने कहा है कि ग्रोथ रेट 7.5 से 8.5 के बीच रह सकता है। और बट अल्टीमेटली चैलेंजेस क्या है सामने? इफेक्ट ऑफ एल नीनो, मानसून वीक हुआ है हमारा, वीकनेस इन माइनिंग आउटपुट, स्लगिश एक्सपोर्ट एंड स्लोइंग द मोमेंटम ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बजट थोड़ा कम करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा किया जाएगा ना, जैसे सिलेंडर पे कट किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन जीतना है पहले। यहाँ पे कर्नाटक एक फैक्ट चेक यूनिट बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज ये जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जो चलती है, सोशल मीडिया क्यों, प्रॉपर मेन स्ट्रीम न्यूज न्यूज चैनल पे भी चल रही है, ठीक है। तो ये फेक न्यूज की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाती है कई बार, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कि लास्ट ईयर डेथ ऑफ ए 19 ईयर ओल्ड इन वेस्ट बेंगलुरु। तो जब ये डेथ हुई थी, तो खुद स्टेट के होम मिनिस्टर ने कहा कि इस यूथ को इसलिए मारा गया बिकॉज ही कुडंट स्पीक उर्दू। ओके, अल्टीमेटली पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी, और किसके थ्रू? खुद स्टेट के होम मिनिस्टर के थ्रू। फिर बाद में पुलिस वेबसाइट ने इसको डिबंक किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब जाके बीजेपी लीडर ने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ की। ओके, जब खुद गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग इस तरह की फेक न्यूज से पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक फैक्ट चेक यूनिट की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसका एक और मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू राहुल गांधी। ओके, इसमें क्या हुआ था कि केरल से आते हैं, ये एमपी का चुनाव लड़ा इन्होंने केरल से, ठीक है। तो वहां पर कुछ यंग लड़कों ने इनके ऑफिस को डैमेज किया था, ऑलराइट। और उसी टाइम पर राजस्थान में एक मर्डर हुआ था, I don't remember name of that person. I think लाल सिंह और लाल किशन or something like that. Okay, and दो मुस्लिम यूथ ने उनका सर काट दिया था, राइट। दे कट चॉप ऑफ हिज हेड, कन्हैया लाल, सॉरी, कन्हैया लाल मर्डर केस, राइट। तो इस केस में राहुल गांधी उसी टाइम पे जब ये दोनों इंसिडेंट हुए, तो राहुल गांधी सेड इट विद रिस्पेक्ट टू दिस केरल इंसिडेंट, जहां उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, तो उन्होंने कहा था दीज आर मिसगाइडेड यूथ, ओके, बच्चे हैं, माफ कर देना चाहिए। बट जी न्यूज ने क्या किया, उसने उसी स्टेटमेंट को इस कंटेक्स्ट में जोड़ दिया कि जिन मुस्लिम लड़कों ने कन्हैया लाल का सर काटा है, उनके कंटेक्स्ट में राहुल गांधी ने कहा है कि ये दीज आर मिसगाइडेड यूथ, इन्हें माफ कर देना चाहिए। ओके, तो इस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। बाद में जी न्यूज हाथ जोड़ के माफी मांगता रहा कई दिन तक राहुल गांधी से, ओके, बट ही इज अ नाइस मैन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इस तरह की कुछ बातें नहीं की। बट फैक्ट चेक यूनिट क्यों जरूरत हो जाती है, ये दो इंसिडेंट हमें बताते हैं कि किस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। सो कर्नाटका अनाउंस्ड प्लान्स फॉर फैक्ट चेकिंग यूनिट, द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया रेज कंसर्न अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कितनी है वो तो हम आए दिन देख ही रहे हैं अपने टीवी शोज में। एनीवे, व्हाट इज द यूनिट? It will create a cyber security police for Karnataka, approved for the formation of a fact checking unit to tackle fake news and syndicates. Okay, कि फेक न्यूज एंड सिंडिकेट्स को टैकल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इससे क्या होता है, इट इज एसेंशियल एज इट वीकेंड डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज पोलराइजेशन। ओके, तो ये अगेन आप सिक्योरिटी पार्ट में जोड़ सकते हो कि आज सोशल मीडिया कितना बड़ा थ्रेट बन गया है हमारे लिए फेक न्यूज की वजह से।
Government will introduce the legislation against propagation of fake news and stipulate punishment for spread of such news. The unit will consist of a supervisory committee, fact finding team and analysis team. ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इस आर्टिकल का जो कोर वो है वो यही है, इट इज कॉज ऑफ मैनी लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स आर सोशल मीडिया पोस्ट, आइडेंटिफाई द प्रोवोकेटिव एंड फेक पोस्ट एंड हाउ टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ। फिर ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, राहुल गांधी का एग्जाम्पल भी दे दिया। एडिटर गिल्ड का कहना है कि एटलीस्ट यू शुड क्लियरली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ एंड पावर्स ऑफ द प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट। इनका स्कोप एंड पावर आप स्पेसिफाई कीजिए क्लियरली। While there is a problem of misinformation and fake news in the online space, efforts to check such content have to be by independent bodies that are not under sole purview of the government। ठीक है, इनका कहना है कि आप ऐसी यूनिट बनाइए बट वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं। ओके, अब हम आते हैं ईयू लॉस में। ईयू लॉस इज फोर्सिंग बिग टेक टू रिड्यूस डिजिटल सर्विलेंस। अब देखिए, वन थिंग अबाउट दिस कि जब भी इस तरह के लॉस यूरोपियन यूनियन में इंप्लीमेंट किए जाते हैं ना, तो कंपनी चाहे मेटा हो, गूगल हो, अमेजोन हो, ये सब मान लेती हैं। लेकिन जब इसी तरह के स्ट्रिक्ट लॉस इंडिया या कोई और डेवलपिंग कंट्री बनाती है, तो दीज कंपनीज ये कहना शुरू कर देती है, इंडिया इज नॉट बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। ओके, तो अल्टीमेटली खैर वो तो फालतू की बातें हैं, हमें ये देखना है कि यूरोप ने इसमें किया क्या है, क्योंकि इसी तरह का कुछ अगर जरूरत लगती है तो इंडिया को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। यही सब आपको सजेशन में लिखना होता है। As Europe's sweeping rules to regulate how big technology companies use algorithms to target user kick in, Meta, Google, Snap are forced to make changes to their various platforms, including more disclosure in how they use artificial intelligence to offer personalized content to users and allowing them the option to opt out of being subject to these platforms' digital surveillance. The law tightly regulates the way intermediaries, especially large platforms, function in terms of moderating user content. इसके की फीचर्स क्या हैं? तो सिर्फ 4-5 फीचर है, ज़्यादा नहीं है। फास्टर रिमूवल एंड प्रोविजन टू चैलेंज, जैसे कि अगर कोई चीज़ रिपोर्ट की जाती है कि ये गलत है, ये वीडियो मिसलीडिंग है, हार्मफुल है, तो दे शुड बी फास्टर रिमूवल। ये नहीं कि आपने किसने रिपोर्ट किया दिस वीडियो इज मिसलीडिंग एंड फेक, ओके, तो उसको रिमूव करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तब तक तो वो मिलियंस ऑफ लोग देख चुके होंगे। ओके, सो फास्टर रिमूवल एंड प्रोविजंस टू चैलेंज। सेकंड इज बिगर प्लेटफॉर्म हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच रखा गया हो। जो बड़े प्लेटफॉर्म है उन पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा, छोटों पे थोड़ा सा कम। डायरेक्ट सुपरविजन बाय यूरोपियन कमीशन, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। नेक्स्ट इज मोर ट्रांसपेरेंसी ऑन हाउ योर एल्गोरिदम वर्क्स। आपने देखा होगा कभी अगर आप सपोज गवर्नमेंट के अगेंस्ट की वीडियो देख रहे हैं तो वही वही रेकमेंड होने लगता है आपको आगे चल के यूट्यूब पे, ठीक है। या कभी आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की वीडियो देख रहे हो तो वही बार बार आपको रेकमेंड होने लगता है, वो एल्गोरिदम की वजह से होता है। जैसे जब कोई आपको पढ़ा भी रहा है यूट्यूब पे तो आपको कहता है इसको लाइक कीजिए, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि फिर आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जैसे आपने सपोज हमारे चैनल का वीडियो देखा, तो उसके बाद अगर आप कोई दूसरे चैनल का भी वीडियो देखते हैं तो उस चैनल के जो दूसरे व्यूअर्स होंगे ना, उनको भी इस तरह का रिकमेंडेशन होने लगता है कि आप जो चैनल देख रहे हो उसके व्यूअर्स एक और चैनल भी देखते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम वर्क करने की वजह से होता है। तो इस पे ट्रांसपेरेंसी मांगी गई है कि किस तरीके से आपकी एल्गोरिदम वर्क करती है, उसको बताइए। नेक्स्ट इज क्लियरर आइडेंटिफायर्स फॉर एड्स एंड हु इज पेइंग फॉर देम, ठीक है। हर वीडियो पे आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो क्लियरली मेंशन कीजिए आप कि कौन इसके लिए पे कर रहा है। और इसमें बहुत हैवी पेनल्टी रखी गई है, दैट इज 6% ऑफ ग्लोबल एनुअल टर्नओवर, ठीक है, इन कंपनीज का। तो चाहे मेटा हो, गूगल हो, अमेजोन हो, ये सब अपने रूल्स चेंज करने को तैयार है। नाउ हियर कॉर्पोरेट, ये जो किरप है ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये था क्या कि अल्टीमेटली एक प्री पैकेज्ड पूरे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता था ये, ठीक है, ताकि जब फास्टर रेजोल्यूशन किया जा सके। बट उसके बाद भी इसको रेजोल्यूशन करने में 3 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है, जबकि आपने क्या कहा था कि 270 डेज मैक्स, इतने में रिजॉल्व कर लेंगे, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आईबीसी उतना इफेक्टिव नहीं रहा है जितना कि चाहते थे हम लोग। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। बाकी आप प्लीज मेन सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें आज 3 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, उसी में हम लोग ब्रिक्स एक्सपेंशन को भी कवर करेंगे। एंड लेटली मे बी बाय नेक्स्ट वीक एक और चीज स्टार्ट हो गई कि एडिटोरियल पे बेस्ड जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उन्हीं पर बेस्ड आपको मेंस की क्वेश्चन आई मीन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग।